नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। बीएचयू एलएलबी का संपूर्ण हल का पार्ट 1 हम इस एपिसोड में देखेंगे। जो हाल ही में एंट्रेंस 2020 हुआ एलएलबी में प्रवेश के लिए, उसी में जितने भी पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का हल पार्ट 1 में देखेंगे और सेकेंड पार्ट में जो है आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के अलावे होंगे, चाहे वो मैथ्स हो या लॉ से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा का स्पीकर और ऑप्शन डी है संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य जिसका चुनाव इस हेतु हुआ है। तो हम ज्यादा डिटेल में गए बिना ही डायरेक्ट हम उत्तर पे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ जो है बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के सॉल्यूशन को केवल देखना चाहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हों तो उनके कार्य कौन निष्पादित करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है कैबिनेट सचिव। तो भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उनके कार्य को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश निष्पादित करता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन संख्या 2 का सही उत्तर होगा सी। आपको बता दें कि ये जब सभी प्रश्न जो है इस साल यानी कि 2020 के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं का सलूशन आपको पहले दिया जा रहा है पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी कि चीफ जस्टिस? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रूमा पाल, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति शोभा दीक्षित, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति लीला सेठ और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति इंद्रू मल्होत्रा। तो भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव जो है लीला सेठ को प्राप्त है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, संसद के दोनों सदनों को आहूत करने की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है संसदीय मामलों के मंत्री में और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति में। आर्टिकल 85 जो है 85 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि संसद के दोनों सदनों को आहूत करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ए हुआ। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति किससे संदर्भित है? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय सुधार, ऑप्शन बी है मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन, ऑप्शन सी है न्यायिक सुधार और ऑप्शन डी है चुनावी सुधार। तो न्यायमूर्ति सच्चर समिति का जो संबंध है वो मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन से रिसर्च करने से संबंधित है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी तो 8 सही उत्तर होता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। ऑप्शन ए है एकात्मक राज्य, ऑप्शन बी है राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है भारत के एकीकृत राज्य, ऑप्शन डी है एकात्मक राज्यों तथा भारत के एकीकृत राज्य दोनों। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो भारत का राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसदीय सचिव और ऑप्शन डी है संसदीय मामलों के मंत्री। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन
वह उपराष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ऑप्शन ए है इसे भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सभी ऑप्शंस पर विचार करना होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर 1 पर फोकस किया जाए तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर बी पर फोकस किया जाए, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। तो कार्यकाल कितना होता है इसका सवाल ही नहीं उठता, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अगर 3 की बात की जाए, सी की, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो कूट के माध्यम से इसको सही करना है, तो ऑप्शन ए और सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग करता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, और ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को जो है अपना पत्र लिखकर अपना पद त्याग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगन करने की शक्ति है, ऑप्शन बी है वह उपाध्यक्ष को लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है, ऑप्शन सी है उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, ऑप्शन डी है सदन के विघटन के बाद नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वो अपने पद पर रिक्त नहीं करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो है लिखते समय एक गलत हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है की बात किया जा रहा है, तो उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, ये कथन जो है गलत है, बाकी सब सही है। उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की क्षमता है, वह उपाध्यक्ष को अपना पद जो है त्याग देता है लिखकर, और सदन के विघटन के बाद जो है नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वो अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, यानी कि बना रहेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें प्रश्न था कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, ये बात गलत है। इसके कारण जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, मानव अधिकारों का प्रमुख बल है? ऑप्शन ए है धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी है समता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन डी है मानव होने के नाते मानव गरिमा। तो मानव अधिकारों का जो सबसे प्रमुख बल है वह है मानव होने के नाते जो मानव गरिमा है उसी को बनाए रखने के लिए जो है मानव अधिकार का निर्धारण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के बराबर होता है, ऑप्शन सी है सेवानिवृत्ति के बाद वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, और ऑप्शन डी है उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो इसमें जो कथन गलत है वह है उन्हें को राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। आप जानते हैं कि सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही
संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जो संसद में जो है प्रस्ताव लाकर जो है जो प्रक्रिया अपनाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने के लिए, सेम प्रक्रिया वही लगाई जाएगी सीएजी को हटाने में। उनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी। यही कथन जो है वह सीएजी के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान के 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगर पालिका, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध और ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार निवारण। तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो क्वेश्चन संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर यहाँ 12वीं अनुसूची होता तो नगर पालिका से संबंधित होता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित आंदोलनों की कालानुक्रमित सूची बनाइए। यानी कि काल जब हुए हैं तो उसी के अनुसार उनको सजाना है। तो आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1920 1917 सबसे पहले आ रहा है यानी कि सी, उसके बाद आ रहा है ए, सी ए बी डी, सी ए बी डी, इस तरह का क्रम बन रहा है सी ए बी डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा 3। आपको बता दें कि जो भी प्रश्न इसमें पॉलिटिकल साइंस के शामिल किए गए हैं, ये जो बीएचयू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें इनका क्रम जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में अलग अलग हो सकता है। सेट के अनुसार सेट ए में अलग होगा, इसकी जो स्थान होगी वो अलग होगी। तो आप केवल ये मानकर चलिएगा कि आपके प्रश्न में ये जो है आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया था, उसको आप मैच करा लीजिए सही है कि नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गणतंत्र और ऑप्शन डी है संघात्मक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें तीनों शब्द आ रहे हैं, संप्रभु भी आ रहा है, समाजवादी भी आ रहा है, गणतंत्र भी आ रहा है, लेकिन संघात्मक शब्द नहीं आ रहा है। तो प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है संघात्मक शब्द का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 338 तथा अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 334 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 339। वर्तमान समय में जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 338 ए में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, यहाँ स्थानीय सरकार का मतलब है कि नगर पालिका पंचायती राज ये सब जो है स्थानीय सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग जो है वह इसके लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी है वह है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? यानी कि जो वह निर्णय दे चुका है
उसको वह चेंज कर सकता है आने वाले समय में। यहाँ पुनर्विलोकन होना चाहिए, पुनर्विलोकन। तो आर्टिकल 137 ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय तथा आदेश का पुनर्विचार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, और राष्ट्रपति शासन की घोषणा 356 के तहत, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहाँ राष्ट्रीय आपात की बात है, तो अनुच्छेद 352 सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A में मूलभूत कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना, ऑप्शन सी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहरों की रक्षा करना, और ऑप्शन डी है अपने माता पिता व गुरुओं का आदर करना। तो इसमें ऑप्शन ए भी जो है शामिल है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, लेकिन डी शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अपने माता पिता व गुरुओं का आदर करना। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मूल कर्तव्य में दिया जाएगा तभी करेंगे, ये तो नैतिक रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने माता पिता और गुरुजनों का वो आदर करे। अगला प्रश्न, सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरकारी विधेयक, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सदस्यों का विधेयक, ऑप्शन सी है धन विधेयक, और ऑप्शन डी है सामान्य विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी, धन विधेयक। अगला प्रश्न, भारत के संसद में होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का आप जब आर्टिकल 79 यानी कि 79 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद के 3 अंग है, ये 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी, 1 नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं रहा है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते हैं कि यह एक चैप्टर ही संविधान का भाग ही है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णित है, और वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में वर्णन है, लेकिन नीति आयोग का भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। यह एक जो है कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया आयोग है। तो निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है धर्म। आप जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो है संविधान है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय हो या संसद हो या किसी धर्म के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति पर निम्न में से किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए है मानसिक तथा शारीरिक अक्षमता, ऑप्शन सी है साबित कदाचार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऑप्शन सी है हल्के तथा गंभीर अधिकार, और ऑप्शन डी है संविधान का उल्लंघन। तो आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 देखेंगे तो उसमें जो है राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग प्रक्रिया की जो कैसे चलाया जाएगा वो प्रक्रिया का उल्लेख है। स्पष्ट किया गया है कि संविधान के उल्लंघन की स्थिति में, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति में जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गणतंत्र, और ऑप्शन डी है संघात्मक। तो संघात्मक का जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? ऑप्शन ए है असंशोधनीय, ऑप्शन बी है किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन सी है देश के शासन के लिए मूल है।
तो आप जानते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व है, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी तो उसमें जो है उसको ध्यान में रखकर ही सरकारें काम करती हैं। तो देश के शासन के लिए मूल्य है, ये बिल्कुल कथन सही है। किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, कोई न्यायालय इसको जो है जबरदस्ती लागू नहीं करा सकता। जब राज्य के पास संसाधन होते जाएंगे उसके अनुसार वो जो है नीति निदेशक तत्वों को जो है अपनी नीतियों में जगह देता जाएगा कंप्लीट रूप से। तो ये भी सही है। ये जो है लिखा है असंशोधनीय। राज्य के नीति निदेशक तत्व में कई संशोधन हो चुके हैं, तो इसलिए ये असंशोधनीय नहीं है बल्कि संशोधनीय है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इसमें दो ऑप्शन सही हैं, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर बी और सी। अगला प्रश्न, लोक कार्यालय के सदोष ग्रहण को खाली करवाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा याचिका से, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से, ऑप्शन सी है प्रतिषेध याचिका से और ऑप्शन डी है परमादेश याचिका से। आप जानते हैं कोई भी पब्लिक ऑफिस को कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उससे कोर्ट पूछती है कि व्हाट इज योर राइट, आपका क्या अधिकार है कि आप ये जो है पद जो है किस अधिकार से ग्रहण किए हैं, यानी कि क्यू वारंटो से। तो अधिकार परीक्षा याचिका के माध्यम से जो है लोक कार्यालय के सदोष ग्रहण को खाली करवाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, राज्यों की काउंसिल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ जो काउंसिल है इसका मतलब है विधान परिषद की यहाँ बात की जा रही है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष का होना जरूरी है। और वह जानते हैं कि राज्य स्तर पर जो है राज्यसभा के समकक्ष है और राज्य सभा में भी जो है मिनिमम आयु सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। तो राज्यों की काउंसिल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है धन विधेयक अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है राज्यों के राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 243 और ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है अनुच्छेद 44 में की गई है, तो ये सुमेलित है। धन विधेयक की बात 110 में की गई है, ये भी सुमेलित है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो बात की गई है अनुच्छेद 356 में की गई है, ये भी सुमेलित है। और न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 में की गई है, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। बीएचयू के किसी भी पेपर का हल अगर आप चाहते हैं टारगेट विद नीतीश आपके पास लाए और आप उस एग्जाम में बैठ चुके हैं लेकिन आपको आंसर नहीं मालूम है, तो आप जो है उस संबंधित पेपर के पीडीएफ फॉर्मेट में टारगेट विद नीतीश टीम के पास भेजें। हमारा ईमेल आईडी है nitishkumar@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। आपका जो पेपर भेजा जाएगा आपके माध्यम से, उसके सहायता से जो है हम लोग आपके सामने हल प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से आप मिलाकर जान सकते हैं कि उस एग्जाम्स में आपका प्रदर्शन कैसा रहा है। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो आप टारगेट विद नीतीश को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को फैलाएं जो भी बीएचयू एलएलबी की परीक्षा में भाग लिए थे। तो इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश को इजाजत। नमस्कार, शुभ विदा।